हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आप सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। तो दिल थाम करके बैठिए यहीं पर। और अभी हम जो जो चैंपियन हैं, जो ऑलरेडी जनरेशन रिस्टोरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनका एक पैनल डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ इस पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे 4 अतिथि। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो हमारे साथ जो हैं श्री श्याम सुंदर जानी जी हैं, जो फाउंडर है फैमिलियल फॉरेस्ट्री के। और श्याम सुंदर जी को 2021 में यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है। और वो बीकानेर राजस्थान में काफ़ी सारे कम्युनिटी, हज़ारों गांव के साथ, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के साथ फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्याम सुंदर जानी जी जो हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनसे हम सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसी के साथ साथ मैं ऊपर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री लोकेंद्र बालासरिया जी को, जो फाउंडर है ट्री वॉक्स के। उनके अनुभव हम सुनेंगे। और उन्होंने वो लगभग अहमदाबाद और गुजरात के लगभग 2000 परिवारों के साथ जुड़े हैं, जो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगले जो हमारे स्पीकर हैं, पैनलिस्ट हैं, वो है मिस पूजा माथुर। वो फाउंडर है ग्रीन स्ट्रॉ ऑर्गेनाइजेशन की। और वो शी इज़ ट्राइंग टू क्यूरेट लो वेस्ट सॉल्यूशंस एक्चुअली, एंड आई थिंक वी विल हियर फ्रॉम हर कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स और किस प्रकार की इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे को आगे बढ़ा रही हैं। तो और साथ में हमारे साथ हैं मिस्टर हेमंत शेलत जी, जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं गुजरात वाटर कॉरपोरेशन के। तो उनसे हम सुनेंगे कि किस तरीके से जो है हम लैंड रिस्टोरेशन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो सभी पैनल मेंबर का एक लंबा अनुभव है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पैनल से काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टेज के ऊपर। पूजा जी, लोकेंद्र जी, हेमंत शेलट जी, आप सभी का स्वागत है। और हम शुरू करते हैं श्याम सुंदर जानी जी से, क्योंकि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। હેલો આપણે અત્યારે સાંભળ્યું કે કેટલી બધી તકલીફ પડી રહી છે યુવાનોને, બરોબર છે? હવે આપણે એના એક્શન્સ કે યંગ લોકો, તમાર જેવા લોકો શું કરી શકે છે એના માટે આજે એક્સપર્ટ્સ છે આપણી સામે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સો આપણે શાંતિથી સાંભળીશું. અને એનએસએસ હંમેશા વખણાય છે એમના ડિસિપ્લિન માટે, સો એ બરકરાર રહેવું જોઈએ. થેન્ક યુ. श्याम सुंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आप सभी को देख पा रहे होंगे। नो, मेरे ख्याल से हमारा आवाज़ आ रहा है। अभिषेक, तेजस, एक बार थोड़ा पूछ लीजिए। ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है, पता लगा सभी को? लग गया? नहीं लगा? नहीं लगा अभी तक? अभी आप ही के एक साथी ने बताया था।
इज जॉइनिंग। हाँ हाँ वो है, लेकिन उनका आवाज़ और वीडियो वो चालू करेंगे। ओके श्याम सुंदर जी, हाँ हम देख पा रहे हैं आपको, आपको आवाज़ आ रही है? अभिषेक, तेजस, मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन एज, वो ऑडियो वाला एक आता है। हाँ जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। लोग भी आपको सुन पा रहे हैं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सबसे पहले सारे हम लोग शुरू कर सकते हैं अगर आप लोग रेडी हैं तो। सभी से पूछना चाह रहा हूं, हम लोग शुरू करें? शुरू करें कि नहीं करें? थैंक यू। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू श्याम जी, मैं ऑडियंस से पूछ रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। मैंने आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी थोड़ा दिया, ब्रीफ में ऑलरेडी दिया। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से समुदाय के साथ इस पूरे लैंड रिस्टोरेशन, एफॉरेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लगभग 350 यंग पीपल हैं, मोस्टली एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आए हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो किस तरीके से ये एक अपना योगदान और अपना कंट्रीब्यूशन इस पूरी मुहिम में दे सकते हैं? तो ओवर टू यू श्याम सुंदर जी। जी थैंक यू। सबसे पहले सभी को हरित प्रणाम और विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे जो है गुजरात की जो यूथ फोर्स है उससे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल का संबंध है तो उस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यात्रा मैंने आज से करीब 20 साल पहले शुरू की थी 2006 में। सबसे पहले 2003 से 2006 तक 3 साल है जो मुझे इस बात को समझने में लगे कि किस तरह के जो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की ज़रूरत है मेरे एरिया को। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन स्कीम्स को मैंने समझा, और समझने के बाद में फिर मुझे लगा कि अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो है मेरी भूमिका बनती है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, फेमिलियल फॉरेस्ट्री, जिसको हिंदी में पारिवारिक वानिकी बोलते हैं। दरअसल जो सामाजिक वानिकी का जो विचार और जो योजना थी जो भारत सरकार ने 80 के दशक में शुरू की, उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि हमें कम्युनिटी को कनेक्ट करना है फॉरेस्ट के साथ में ताकि दोनों रेसिप्रोकेट करें एक दूसरे को। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कॉन्शियस नहीं है एनवायरनमेंट को लेकर के। तो इस कारण वो योजना ट्राइबल बेल्ट में तो एक एक्सटेंट तक इसलिए सफल हो पाई क्योंकि जो ट्राइबल लाइफ स्टाइल है उसके साथ में ये बड़ा एंटवाइंड है जो फॉरेस्ट्री या कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेस है, बिकॉज दे हैव बीन लिविंग विद मोर एम्पैथेटिक सेंस। लेकिन क्या है कि जो बाकी जो हमारा जो सेटअप है नॉर्मल सोसाइटी का, उसमें क्या है कि हमारा जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ में वो एम्पैथेटिक नहीं है। तब मुझे लगा कि वो एम्पैथी डेवलप करने के लिए सोशियोलॉजी में हम फैमिली को एक बेसिक यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं। तो परिवार के स्तर के ऊपर समझ कैसे विकसित की जाए, परिवार में बात हो पर्यावरण की, तो उसके लिए हमने शुरुआत की कि पेड़ को पेड़ नहीं समझ करके और एक ग्रीन मेंबर के रूप में घर का हिस्सा बनाना है। जब हम ग्रीन मेंबर के रूप में जोड़ते हैं तो उसको जैसे ही हमने पर्सोनिफाई किया, उसका व्यक्तिकरण किया, तो वो जो
पेड़ है उसके साथ में हमारी एक इमोशनल बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। और उसमें हमने कोशिश की कि फल का पेड़ जो है स्थानीय दशाओं के अनुकूल, जो हमारे यहाँ पे जलवायु के हिसाब से जो है फ्लोरा, वही हम डेवलप करें। और जब फल का पेड़ लगता है तो वो एक एडिशनल स्टिमुलेटर के रूप में काम करता है, क्योंकि लोग इस पे फल लगेगा हम खाएंगे इस उम्मीद में उसको पाल लेते हैं। लेकिन उसको साथ में जब धीरे धीरे देखते हैं कि उस पर चिड़िया आ रही है, उसके ऊपर जो है पोलिनेटर्स आ रहे हैं, फल लग रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि वो एनवायरमेंटली एक सेंसिटिव इंडिविजुअल के रूप में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑब्जर्वेशंस के जरिए हमने देखा कि जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक गांव में हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में 2006 में शुरू किया, जिसमें हार्डली 2-3 पेड़ थे। आज उस गांव में घरों में और खेतों में 3000 से ज़्यादा बड़े पेड़ हैं। तो फिर उसके बाद में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरा विषय सोशियोलॉजी है, तो हमने इसको कल्चर के साथ में जोड़ा कि हमारे जो रिचुअल्स हैं और जो भी फैमिली के लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे ओकेजन्स होते हैं, उन ओकेजन्स के साथ में हम एनवायरनमेंट को जोड़ें, उस दिन पेड़ लगाएं, इस तरह का काम करें कि हमारा ग्रीन फुटप्रिंट है वो बढ़े और जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम से कम हो। तो धीरे धीरे हमने इसको एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट सोशल स्ट्रक्चर का बनाने में हम कामयाब हुए हैं। और एक गांव से 2006 में खड़ा हुआ ये सिलसिला आज नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान के 18,000 विलेजेस में पहुंच चुका है। 2 मिलियन फैमिलीज जो है वो हमारे साथ में कनेक्टेड हो चुके हैं। और जो है वो हमने 4 मिलियन सैपलिंग्स है उनको ग्रीन मेंबर के रूप में खड़ा कर दिया है। इस दौरान हमने 200 इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट भी लगाए हैं। इस सब में जो बेसिक चीज़ है वो ये कि हम नेटिव टू लोकल इकोसिस्टम पे जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अपने आसपास में आपको सिर्फ पौधा लगाना नहीं है। आमतौर पर ये एक टेंडेंसी होती है कि हम प्लांटेशन को एक इवेंट के रूप में लेते हैं और ये सोचते हैं कि पौधा लगाया, फोटो खींचाई, काम हो गया। हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपने पौधा इंस्टॉल किया आपका काम वहाँ से शुरू होता है और वो कभी खत्म नहीं होता। वो पेड़ बन गया तब भी नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ज़माना है, हमने लैंड यूज चेंज किया है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसके कारण क्या है कि बड़ा पेड़ है उसको भी बहुत सारे थ्रेट है, तो वो थ्रेट जो है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो रहे हैं उसको भी हमें जो है चेक करते रहना है। तो इस तरह से ये एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग है। और इसमें सिर्फ ट्री नहीं है, ट्री के अलावा जो हर्ब्स है, श्रब्स है, ये सब भी चीज़ें हैं, नेटिव ग्रासेज हैं, ये सब भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये ओवरऑल मिला करके एक नीश बनाते हैं अपने आप में। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम जो है इसके लिए 2 शब्दों का युग्म है उसको प्रयोग करते हैं। एक तो ट्रिपल एच, जिसमें हम ट्रिपल एच में ये कहते हैं कि हेड, हैंड और हार्ट, तीनों से आपको जुड़ना है। और दूसरा ट्रिपल एच का जो मायना है वो है होलिस्टिक हैबिटेट हीलिंग, जिसके जरिए हमें सिर्फ पेड़ नहीं लगाना है, हमें टोटल जो फ्लोरा है उसको बचाना है और उसका क्या कनेक्शन है, किन जीवों का वो फूड है, किन जीवों जो है वो तरह से कंट्रीब्यूट और एक तरह से उसको कंप्लीट करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, all these things are important as far as the local ecology and the restoration of the local ecosystem is concerned. So we have been working on a holistic habitat approach by which we are now restoring the degraded lands. We have been able to stop illegal minings through the community participations, community awakening in various locations, and as well as now there are millions of students who have been working as a familial forestry activist in various schools, because we teach them how the local aspects of your ecology is important on a regular basis. So this is all about that we have been doing for last 2 decades. જસ્ટ અ સેકન્ડ. બધા જ એનએસએસ વોલેન્ટિયર્સને વિનંતી અને આગ્રહ છે કે આપણે થોડુંક શાંતિ રાખીએ અને ફીડબેક ફોર્મ છે પછી ભરીએ, બરોબર છે? અત્યારે પહેલાં જેમને સાંભળવા માટે આપણે ભેગા થયા છે એમને સાંભળીએ અને પછી ફીડબેક ફોર્મ ભરીએ, બરોબર છે? એટલે હવે અવાજ ના આવવો જોઈએ, મોઢું ના ચાલવું જોઈએ અને શાંતિથી કાન ખુલ્લા રાખો અને સાંભળો પ્લીઝ. ठीक है, मेरे ख्याल से श्याम सुंदर जी ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिए हैं और वो बहुत जनरल वाले मैसेजेस नहीं हैं। मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कोई एक संदेश जो आपको इस चर्चा से मिला हो। कोई एक इंपॉर्टेंट संदेश जो आपको, क्योंकि सभी बात करेंगे, शायद मेरे ख्याल से सुबह से कम 25 बार लोगों ने यही बातचीत किया कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बातचीत किया है। वो 2 मुद्दे क्या है, कोई बताएगा?
मेरे ख्याल से मैं फिर से याद दिला दूं कि एक टैगलाइन शायद अमिता ने सुबह कही थी और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि वी 400 पीपल इन द हॉल वी कंसिडर आवर सेल्फ एज ए जनरेशन रीस्टोरेशन. ओके, to become a generation restoration, we really need to understand how restoration going to work, what we need to do, and what we really need to understand about whole ecology. So इसीलिए ये पूरा सत्र रखा गया. तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी. मैं अंत में एक बार एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे. आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज़? जी जी ठीक है. यहाँ पे लगभग 350-400 एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं जो अपने यूनिवर्सिटी में वापस जाएंगे और इन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. तो एक इम्पॉर्टेंट संदेश या किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए उसका एक गाइडेंस मैं चाहता हूँ कि आप उनको देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा. तो श्याम सुंदर जी थोड़ा एक गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन कनेक्शन है इसलिए मैं दोबारा शायद आपके पास नहीं आऊँगा, मैं बाकी पैनल के साथ बातचीत करूँगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट संदेश हम चाहते हैं कि आप लोगों को दें. थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छा जो है ये टाइमली इंटरवेंशन किया है एनएसएस के जरिए. एक्चुअल में क्या है कि मैंने जब 2006 में व्हेन आई फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ familial forestry, that time I was camping with my NSS volunteers in the Himtasar village where we executed this idea or we actually grounded this idea. तो एनएसएस जो वॉलंटियर्स है उनका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें एक जो चीज मैंने देखी है, मैं 2004 से लेकर के और 2015 तक मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में रहा मेरे कॉलेज में. और एक जो चीज मैंने देखी जो जनरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि जो एनएसएस बहुत ही शानदार स्कीम है, लेकिन ये मिसिंग पार्ट, और मैं इसमें दोष मेरी कम्युनिटी का, टीचर कम्युनिटी का दूंगा कि हम लोग इसको बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इवेंट के रूप में या आरडी में बच्चे पार्टिसिपेट कराएं वहीं तक इसको समझ लेते हैं, जबकि इसका जो इसका मोटो है नॉट मी बट यू, ये क्या है कि शेयर्ड वैल्यू और कॉमन गुड की बात करता है. और जो इंटेलिजेंसी की अगर अपन बात करें कि इंटेलिजेंसी क्या है, तो जो इंटेलिजेंसी है वो उसमें दो पिलर है उसके, एक शेयर्ड वैल्यू और एक कॉमन गुड. ये दोनों बातें जो विवेकानंद का मैं नहीं आप जो कथन है उसके जरिए एनएसएस है वो उसको जो है इनकलकेट करने की कोशिश यूथ में करता है. मैं जो जितने भी एनएसएस वॉलंटियर्स है उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी भूमिका खास है. क्योंकि कम्युनिटी सर्विसिंग है वो एनएसएस का जो है वो मेन मैंडेट है. तो आप लोग जो है जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस में जाएं तो एक तो नेटिव टू लोकल इकोसिस्टम पे काम करना है. इंपॉर्टेंट स्पीसीज वही है, वही हमारे लिए पूजनीय है, वही रक्षणीय है और वही संरक्षणीय है जो नेचर ने हजारों सालों में हमारे सराउंडिंग में उगाई है. नेटिव टू लोकल इकोसिस्टम के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी हमारी सरकारें ये बात कर रही है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है. सरकारें किस तरह से काम करेंगी वो सरकारों को तय करना है, लेकिन बीइंग ए जनरेशन रेस्टोरेशन हमारी एक चीज हमें समझनी होगी, और ये इस बार के एनवायरमेंट डे का थीम भी है लैंड रेस्टोरेशन, कि विदाउट डूइंग लैंड रेस्टोरेशन, विदाउट improving our soil health, we cannot achieve this goal. क्योंकि land is the foundation of the human society, therefore it's the basic element, it's the substructure of every kind of development. तो इसलिए और जो land restoration है that starts with the plantation and conservation and enrichment of the native flora. तो आपको native to local ecosystem आसपास उगने वाले पेड़ हैं उनको अधिक से अधिक लगाएं, उनका संरक्षण करें. घर में, घर के बाहर, जहां भी जगह आप बहाने ढूंढे, जिस तरह से हम सेल फोन को दूसरी चीजों को यूज करने के बहाने ढूंढते हैं, आप बहाने ढूंढें तभी जाकर के हम कर पाएंगे. और हमारे पास में अभी बहुत कम समय है. ये जो जनरेशन रेस्टोरेशन का नारा है 2021 से 30 का, इसको आप समझिए. इस बार की गर्मी में रेगिस्तान में हमारे यहाँ राजस्थान में 20-20 साल के पेड़ जल गए पानी देते हुए भी, क्योंकि वो टॉलरेंस जो लिमिट है उससे ऊपर चली गई मरकरी. तो हो सकता है 2030 के बाद में हम पेड़ उगा ही नहीं पाए, पेड़ बचा ही नहीं पाए. तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस डिबेट को बहुत गहराई में समझिए. ये मामूली बातें नहीं है, ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है. तो आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के रूप में 10 मिनट रोज 24 घंटे में से तय कर लीजिए. आपको एनवायरमेंट पे एक्शन करना है, एनवायरमेंट पे बात करनी है, एनवायरमेंट पे पढ़ना है. एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए.
इसी तरीके से हम अगर करेंगे और सब मिल करके करेंगे, इसीलिए हमने आज एक नए अभियान की शुरुआत भी की है, मैं भी भगत सिंह, आई एम भगत सिंह, जिसमें हम जो कॉमन गुड और शेयर्ड वैल्यूज है उसके जरिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप रोज बात करें, रोज पढ़ें और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली एक्शन लें। इसको ओकेजनल, सेरिमोनियल और सिंबॉलिक न बनाएं, बिकॉज इट्स नॉट एन इवेंट। एनवायरमेंट कंजर्वेशन इज ए प्रोसेस। सो जो इस बात को जो है आप क्लियरली समझें कि विदाउट internalizing or inculcating it as a process, we cannot go beyond a certain limit. So to break the glass, we need to accept it, to understand it, and then to unite it, that it's a process and we are ready to involve and to actively engage in this process. Thank you. थैंक यू वेरी मच श्याम सुंदर जानी जी। मेरे ख्याल से द मैसेज वाज रियली क्लिस्टर क्लियर that it is a process and it has to be way of our life actually. So thank you very much for joining us, and we'll continue with the panel member, other panel members. So now I would like to invite Mr. लोकेंद्र बालासरिया जी। लोकेंद्र जी जो हैं वो ट्री वॉक्स का एक इनिशिएटिव है, उसके फाउंडर हैं, और पिछले 2 सालों से हमारा इंटरेक्शन होता है, और रोज़ सुबह अगर कोई पोस्ट आता है इन्वायरमेंट के बारे में तो वो लोकेंद्र जी का होता है मेरे फ़ोन के अंदर। और मैं उनके साथ जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के प्रयास आपके हैं और किस तरीके से आप परिवारों के साथ काम कर रहे हैं लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए। लोकेंद्र जी नमस्कार, थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए, इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। हम लोग पर्यावरण के साथ शायद 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 2 चीज़ सीखी है कि पर्यावरण बदल रहा है। कुछ साल पहले मुझे याद है कि अक्टूबर में ठंडी शुरू हो जाती थी, बहुत सालों पहले, अभी दिसंबर में होती है। एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि क्लाइमेट बदल रहा है, पृथ्वी नए बैलेंस की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बदली है। जब तक वो नया बैलेंस नहीं आएगा तब तक ये बैलेंस चेंज का प्रोसेस रुकेगा नहीं, और नए बैलेंस में हम होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। इक्विलिब्रियम हिस्टोरिकली बहुत बार बदले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चेंज को स्लो करें, रोकें। और इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को पर्यावरण के साथ वापस जोड़ रहे हैं। हम लोग पर्यावरण के साथ जुड़ना बंद हो गया हमारा। पेड़ों के नाम नहीं पता, पेड़ को कितना पानी चाहिए नहीं पता, कौन सा बीज कौन सी सीज़न में लगाना नहीं पता, है ना, ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। और यूथ को तो शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस तरह से ये लोग सब बात कर रहे हैं, सही में थोड़ा दुख होता है कि यहाँ पे गाँव से आ रहे हैं एंड ज़्यादा बिजी हैं डिस्टर्बेंस करने में। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ। ये एक इंडिकेशन है कि हम पर्यावरण से कितने दूर भाग गए हैं। हम शहरों में लोगों को पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, कौन सी सीज़न में भिंडी उगेगी, कौन सी सीज़न में करेला उगेगा, कौन सी सीज़न में दूधी उगेगी। हम उनके घरों में उनको उगाने में हेल्प कर रहे हैं। तो बेनिफिट ये हो रहा है कि लोग उगा रहे हैं, और लोग जब उगाते हैं, पहली भिंडी उगती है, पहला करेला उगता है, तो खूब आनंद होता है। घर में बच्चा पैदा हुआ, उतनी खुशी होती है, एंड वो हो रहा है। फिर लोगों को हम लोग पेड़ों के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक नगोड़ का पेड़ है, नगोड़ के पत्तों को पानी में बॉईल करके नहाने से चिकनगुनिया का दर्द ठीक हो जाता है, घुटनों के दर्द ठीक हो जाते हैं। इतनी मज़ा की बात है। अभी हमारी एक फैमिली कहीं घूमने गई थी, उसकी बेटी को सर दर्द हो रहा था, तो उसको पता था कि नगोड़ के पत्ते तकिए के कवर में डाल के तकिया बना के सोने से सर दर्द ठीक हो जाता है। कोई दवाई नहीं थी, उन्होंने वो क्या ठीक हो गए। तो ऐसे करके हम एक एक पेड़ को लेते हैं और एक एक पौधे को 2-2 साल 4-4 साल तक बात करते हैं। तो नगोड़ है, अर्जुन है, सिंदूर हैं, ये जो थोड़े रेयर पेड़ हैं, ये शहर के लोग अब जानने लगे हैं। कंपोस्टिंग सिखा रहे हैं, होम कंपोस्टिंग। एक फैमिली अगर होम कंपोस्टिंग करती है
तो साल भर में कुछ 300-350 किलो कचरा पिराना नहीं भेजती है। जब 350 किलो पिराना कचरा नहीं जाता है तो ऑलमोस्ट 600 से 700 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होती है, और कार्बन इक्विवेलेंट गिने तो बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो अहमदाबाद में लकीली 400 फैमिलीज कंपोस्टिंग कर रही है। बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी यूज़ करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं। हमारे 18 अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, क्योंकि हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो हमारा जो खंबाती कुआं का कॉन्सेप्ट है वो अहमदाबाद जैसे शहर में पानी का TDS कम कर रहा है। 1700 का TDS 3 साल में 1000 आ गया। पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। जो 20 साल के कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूल नहीं कर पाया, वो खंबाती कुआं 3 साल में करके दिखा रहा है। तो वी नीड टू इनोवेट, वी नीड टू री एजुकेट आवरसेल्फ। हमें वापस नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। जैसे मिट्टी का रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, इतना सिंपल है। आप सूखी पत्तियों का चूरा करके मिट्टी में मिलाते रहिए। मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक कार्बन होगा, फिर केले के छिलके या प्याज के छिलके को पानी में भिगो के उस पानी को मिट्टी में दे दीजिए, वो आपका माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट हो गया। आपके सूखे पत्ते आपके ऑर्गेनिक कार्बन इनपुट हो गया। जो यूनाइटेड नेशंस अभी बात करी लैंड रिस्टोरेशन की, वो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्निक थी। जो जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जब मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे, मिट्टी जिंदा होगी, तो मिट्टी अपने आप रीजनरेट करेगी न्यूट्रिएंट्स को। फिर आपको यूरिया, DAP, NPK नहीं डालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। तो शहरों में ये सब चीज़ें करनी है, गाँव में करनी है, ट्राइबल्स में करनी है। जब किसी ने कहा कि हमारे वनस्पति कम हो गए, खाने वाले 40 में से कम हो गए हैं, इंडिकेट करता है हमें नए वनस्पति सीखने पड़ेंगे। जो प्रकृति ने वनस्पति को गुम कर दिया है उसको हम वापस नहीं ला सकते, बट हम शायद कुछ दूसरी वनस्पति ला सकती है, थोड़े नज़दीक के रीजन से, दूर से नहीं। हमें अमेरिका, यूरोप से नहीं लानी है, बट हम पास से ला सकते हैं। जैसे हमने अहमदाबाद में इसीलिए पोई इंट्रोड्यूस की। बहुत इजीली उगती है, बहुत न्यूट्रिटिव हर्ब है, और एक फ्लैट में भी उग जाएगी। आपकी अगर खिड़की में आधा घंटा की धूप आती तो पोई उग जाएगी। वी कैन ग्रो लाइक दैट, एंड उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इन हर्ब्स को अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारे इलनेस के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में ख़त्म हो गया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। तो ये सब कनेक्टेड चीज़ें हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में बोल रहा हूँ तो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट ये जो 18 डिफरेंट इश्यूज़ हैं ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, और सब जुड़े हुए हैं मिट्टी से। अगर मिट्टी को रिस्टोर कर दिया, मिट्टी को रीजनरेटिव बना दिया, फिर तो बहुत मज़ा है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर पानी भी अंदर उतरेगा। जैसे राजकोट का एक किसान बहुत अच्छी बात बोल रहा था, बोले साहब मारा खेतर में 7 થી 8 इंच वरसाद पड़े ने ત્યાં સુધી તો પાણી બહાર નથી જતું। क्यों? क्योंकि उसने रीजनरेटिव सॉइल बना दी लास्ट 15 साल में। आपकी अगर सॉइल रीजनरेटिव है तो शायद हमें खंबाती कुएं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पानी उतर जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेन जी। और आप सबको जान करके ताज्जुब होगा, लगभग 2000 परिवारों के साथ लोकेन जी जुड़े हैं। अहमदाबाद और उसके आसपास और कुछ शहरों में 2000 परिवारों को ये पूरा जो इको फ्रेंडली लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया है, और मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने शुरू किया। दूसरा, लोकेन जी के बारे में एक फैक्ट देता हूँ कि मेरे ख्याल से आप सभी ने आज सुबह 45-50 लीटर पानी का उपयोग किया होगा। लोकेन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 150 करोड़ लीटर पानी पिछले 5-7 सालों के इनिशिएटिव में ज़मीन के अंदर, अहमदाबाद के अंदर उतारा। हम सब ने शायद पानी अहमदाबाद के अंदर से निकाला है, लेकिन लोकेंद्र जी के प्रयासों से लगभग 150 करोड़ लीटर पानी में गया, ज़मीन में गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकेन जी। अब मैं आता हूँ पूजा माथुर जी से, जो फाउंडर है ग्रीन स्ट्रॉस की, और आपसे थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को आप किस तरीके से देख रही हैं और किस तरीके से अपने प्रयोजन को आगे बढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
बहुत कब इतने टाइम से सबको सुन रही हूँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। और लोकेंद्र सर तो है ही हमेशा, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो जहाँ होते हैं मुझे कहीं ना कहीं ये लोग फिट कर देते हैं, तो उन तो हमेशा, बट ये जो बातें बताते हैं वो इतनी सिंपल है टू अडेप्ट ऑल्सो इन आवर लाइफ्स। और जैसे इन्होंने बताया सॉइल के बारे में, तो आजकल हम जो एवरीडे यूज़ में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो मोस्टली आर्टिफिशियल और वैसी हो गई है जो वापस नेचर में जाती नहीं है सिंपल तरीके से, वो रहती हैं सालों तक या जैसे भी। तो जैसे पहले भी जो यूथ आए थे उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं, कि हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो उसमें से आती है और वापस भी वैसे ही जाती है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि लोगों को एजुकेट और अवेयर ऐसे करें कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं इट शुड गो बैक इन द नेचर वेरी इजीली विदाउट एनी एफर्ट्स। जैसे मतलब सॉइल में ऐड करे कुछ रादर नॉट के अभी प्लास्टिक कलेक्ट हो रहा है तो उसमें लैंडफिल्स बढ़ रही है, तो इससे अच्छा कि हम वेस्ट सेग्रीगेशन करें, ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें विच आर बायोडिग्रेडेबल एंड विच टेक लेस टाइम टू गो बैक इन द नेचर। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आई थिंक जो लोकेंद्र सर ने बताया वो चीज़ें सिंपल वो इम्पॉर्टेंट है। पर एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि 5 साल से ही काम कर रही हूँ, पर हमने बहुत यूथ के साथ ट्राई किया है काम करने का, और उसमें एक चीज़ समझिए कि जैसे आज यहाँ पे सब बैठे हैं तो सब क्यूरियोसिटी तो है सब में, एंड दे नाउ डेज वर्क इन कम्युनिटीज़ एंड कोलैबोरेशंस। जैसे उनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशंस एंड क्वेश्चंस विद ईच अदर कि मैंने आज ये नया सीखा है, तूने ये सुना क्या। तो आई थिंक उस हिसाब से मैंने ये जाना है कि जब मैंने शुरू किया था काम करना उससे अब कि वो लोग हमें ज़्यादा सवाल पूछते हैं ना, अब जैसे हम उनको पूछे उनसे ज़्यादा वो हमें, और कभी कभी हमारे पास जवाब भी नहीं होते हैं। तो आई थिंक टुडे आई कम हियर विथ अ वेरी पॉजिटिव थॉट के even though we have a lot of problems that we see in the youth, but I think they are as curious as ever. और आज अगर ये यहाँ बैठे हैं तो वो घर जाके एटलीस्ट 5 लोगों से तो बात करेंगे कि आज उन्होंने क्या सुना है, और वो बहुत सिंपल से समझ, और दे आर वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड कि उनको 10 सवाल आएंगे तो उनके क्या करना है उसके बारे में पहले सोचेंगे rather than complaining. So I think that has been my experience, so maybe I could be lucky, but I think that has been an approach that हमने भी यूज़ करना शुरू कर दिया है कि सवाल पूछ के उसका सोल्यूशन पहले लाए रादर देन जस्ट क्रिएटिंग अ फोबिया कि अरे ये हो गया तो अब क्या, पर उसके बारे में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। और आई थिंक इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में इट इज़ वेरी ईजी टू गेट इन्फॉर्मेशन, एट द सेम टाइम गलत इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे समिट्स में आते रहें, आपके सामने कोई भी आपको दिख रहा है जो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उन सबसे जाके एक सवाल पूछे या बात करें। आई थिंक जस्ट कॉन्वर्जेशंस एंड एजुकेशन ऐसा ही बढ़ेगा और उससे हमें और सॉल्यूशंस मिलेंगे जाके। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ना एक बज़वर्ड आजकल काफ़ी हम बात करते हैं, ज़ीरो वेस्ट सॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिनको आप उपयोग करने की सलाह देना चाहेंगे, अगर आप ऑडियंस को सिंपल थिंग इज़ के जो रोज़ हम यूज़ करते हैं टूथब्रश, अब तो अभी सिंपल उसका ऑल्टरनेटिव है बैम्बू ब्रश, तो अब उसकी भी रिसर्च चलती रहती है कि वो कितना सस्टेनेबल है या नहीं। बट अगर एक प्लास्टिक है जो शायद 500 साल तक नहीं बायोडिग्रेड हो रहा है, तो एक सिंपल जो एक चीज़ हम सब यूज़ करते हैं वो है। और हमारे लाइक आई हैव अ स्टोर, वहाँ पे हम कोकोनट हस्क के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो जब मेरी नानी आई थी स्टोर में तो वो बोलते अरे हम तो ये कोकोनट के वेस्ट से अपने बर्तन ऐसे ही धोते थे, तुमने तो इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करके मतलब ज़्यादा प्राइस डाल के कर दिया, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक इन द होल प्रोसेस प्रोबेबली हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के भी बात करेंगे ना, तो उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, तो हमने उन्हीं की चीज़ें और उन्हीं की आदतों को ज़्यादा फैंसी करके सस्टेनेबिलिटी का नाम दे दिया है। बट आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इज़ अबाउट सिंपल लिविंग एंड यूजिंग एवरीथिंग वी हैव फॉर टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी रादर देन कि आज ये चीज़, इवन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी आप 1000 खरीदेंगे तो वो सस्टेनेबल तो नहीं है, तो शायद एक ऐसी चीज़ जो पूरे कम्प्लीटली टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल और दूंगी कि हमारे वहाँ एक आंटी आई थी एंड चीज़ है कि मैंने बहुत आजकल रेडियो में सुन रही हूँ और सब बातें कर रही है कि प्लास्टिक ख़राब है, तो मैंने सारे अपने टपरवेयर के डब्बे फेंक दिए और मैं सब अब स्टील के खरीद के लाऊंगी।
सो प्रोबेबली तो अब ऑब्वियसली उनका थॉट अच्छा था पर शायद उनके पास अवेयरनेस नहीं था, तो फिर हमने उनको ऐसे बताया कि शायद आपका टपरवेयर का डब्बा आपको 10-15 साल और चल जाता, तो वो सस्टेनेबिलिटी ही है, उसमें आपको ऐसा नहीं करना था कि उसको फेंक के आप स्टील का डब्बा लेके आए, तो वो सस्टेनेबिलिटी है। सो बेसिकली वही हम ज़्यादातर बात करते हैं उसी बारे में कि like conscious use of anything that you consume every day has to be more important. So yeah, I think that is what. राइट, आई मीन वेरी क्लियर मैसेज। तो हमें थोड़ा सस्टेनेबिलिटी को ना सही तरीके से आंकना ज़रूरी है, क्या सस्टेनेबल है क्या सस्टेनेबल नहीं है। कई बार बहुत सोशल मीडिया प्रेशर में आके हम निर्णय लेते हैं, तो वो कोशिश नहीं करना चाहिए। तो इनकी बात से मैं 2-3 शब्दों में उसको समाहित करना चाहूँगा कि ओल्ड इज़ न्यू नॉर्मल। जितना पुराना है उतना अच्छा है, और अभी के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है। रीयूज रिसाइकल इज नॉर्म, इट शुड बी नॉर्म। तो हम सबको ये करना है। और तीसरी बात है, जो आसानी जो आपके पास आया है, आपने जो पाया है उसमें थोड़ा समय लगा होगा आपको लेने के लिए, तो इतना जल्दी उसको छोड़िए मत। और जब वो जाए तो आसानी से अर्थ के साथ, नेचर के साथ समाहित हो जाने की क्षमता हो। तो ये 3 मेरे ख्याल से बहुत क्रिटिकल मैसेजेस आपने दिए। अब मैं आता हूँ हमारे अगले स्पीकर की तरफ, जो गुजरात वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हैं, और उनका काफ़ी बड़ा अनुभव है वाटर सिस्टम्स, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, और वो काफ़ी सारे ज़िलों में काम भी कर रहे हैं। तो जब भारत सरकार को देखें तो यहाँ के 6 ज़िलों को उन्होंने वाटर स्ट्रेस क्रिटिकल कंडीशन में रखा है, और वहाँ पर एक स्कीम है अटल भूजल योजना, उसके ऊपर काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। और जब हम भूजल की बात करते हैं तो विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके के प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे उसके बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से यूथ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। आइए मिस्टर हेमंत जी। ओके, यू हैव अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, थैंक यू। प्लीज यूज। પર્યાવરણ દિવસની સૌને શુભેચ્છા। પર્યાવરણ દિવસે આજે વાતો કરી અને આપણે સાંભળી અને છૂટા પડી ગયા જેવું નથી। આજે અહીંયા જે કંઈ આપણે સાંભળીશું અને અત્યાર સુધી સાંભળ્યું છે એનું ભાથું ઘરે લઈ જઈ અને આપણે એને કોમ્યુનિકેટ કરવાનું છે। સૌથી પહેલાં તો આજે એક સમિટમાં મને પેનલ ડિસ્કશનમાં આપની સાથે વાર્તાલાપ કરવાની જે તક આપવામાં આવી એની બદલે હું યુનિસેફનો હું આભારી છું। તમે બધા આપણે વાત કરી છે કે ભાઈ આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો જે ઇસ્યુ આપણે અત્યારે ફેસ કરી રહ્યા છે એની સામે આત્મનિર્ભર થવાની જરૂર છે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ એટલે શું? ક્લાઇમેટ ચેન્જને લીધે સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ શું થાય? કોઈ કહી શકશે? વોટ ડુ યુ મીન બાય ક્લાઇમેટ ચેન્જ? તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ રિફ્લેક્ટ શું તો કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ટેમ્પરેચરમાં વધારો થવો, ઇકોલોજીમાં ચેન્જીસ આવવા અને અલ્ટિમેટલી આપણે માણસની જે જીવનશૈલી છે એના પર અને હ્યુમન એક્ટિવિટી પર એના પર અસર થવી। આટલી બધી અસરો એના પર થાય છે। અને સૌથી વધારે જે અસર જોવા જઈએ તો વોટર જે આપણા રિસોર્સિસ છે એમાં સૌથી વધારે અસર થાય છે, કારણ કે પૃથ્વીનું તાપમાન વધે તો એને લીધે જે વરસાદ એ છે એની અનિયમિતતા વધી શકે। કોઈ જગ્યાએ વધુ પડતો વરસાદ પડે છે તો કોઈ જગ્યાએ ટેમ્પરેચર પડે છે તો એરિડ ક્લાઇમેટ હોય તો એની અંદર ઓછો વરસાદ પડે છે। તમે જાણો છો કે જ્યારથી પૃથ્વીનો આપણો પ્લેનેટ કયો છે, કેવા રંગનું છે, કોઈ કહી શકશે? આપણે અર્થને બ્લુ પ્લેનેટ કહીએ છીએ। કેમ? કારણ કે બ્લુ પ્લેનેટ 70% ભાગ ઉપર પાણી રહેલું છે। 70% ભાગ ઉપર પાણી છે છતાં આપણે પાણીની કેમ બૂમો પાડીએ છીએ? કારણ કે એમાંથી 97.5% ભાગ તો આપણો સમુદ્રનો છે। એ સમુદ્રનું પાણી આપણે જ્યારે પણ જરૂર હોય તો આપણે પી શકીશું? નહીં પી શકીએ।
બાકીનો અઢી ભાગ છે ફ્રેશ વોટર છે, ભાઈ એ 2.5%માં બી 1.5% છે એ હિમશિલા સ્વરૂપે છે. એનાથી બી આપણે તરસ છીપાઈ શકીશું. હવે માત્ર કેટલો ટકો રહ્યો? 1%. 1%માં 0.60% છે એ ભૂગર્ભ જળ સ્વરૂપે છે અને 0.40% છે એ સરફેસ વોટર તરીકે છે. હવે એ 0.60%માં બી 0.30% એટલું બધું નીચે છે કે જેને બહાર કાઢવું આર્થિક રીતે પોસાય તેમ છે નહીં. એટલે તમે જસ્ટ આના હિસાબે આ ઇકોનોમિક્સ જે સ્ટેટિસ્ટિક્સ વચ્ચે વિચાર કરો કે આખા પૃથ્વીનું પાણી જો એક બાલદીમાં ભરવામાં આવે તો વાપરવા જેટલું ફ્રેશ વોટર કેટલું છે? 1 ચમચી. હવે એનો પણ જો આપણે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ ના કરીએ તો શું થાય કે આપણે આવનારી પેઢી માટે પાણી આપણે રાખીશું જ નહીં. આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ વરસાદ બધી જગ્યાએ એક સરખો પડે છે. સૌથી વધુ વરસાદ ક્યાં પડે છે? ડાંગ. અને સૌથી ઓછો કચ્છમાં. પણ આ તમે જોયું જે પર્યાવરણમાં ફેરફાર થવાથી આ વર્ષે તમે જોયું તો કચ્છની અંદર એકદમ જ અંધારે વરસાદ પડી ગયો છે. અમુક જગ્યાએ ફ્લડ જેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ. અને ડાંગની અંદર અમુક જગ્યાએ જે કાયમ વરસાદ હતો એમાં બી ટકાવારીમાં ઓછો ફેરફાર થયો છે. જ્યારથી પૃથ્વી ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી આપણને વરસાદ સ્વરૂપે પાણી મળતું રહ્યું છે. કોઈક જગ્યાએ વધારે, કોઈક જગ્યાએ ઓછું. એટલે આપણા માટે મુખ્ય જે પાણીનો સ્ત્રોત છે એ વરસાદ છે. એ વરસાદ સરફેસ નદીને એમાંથી સરફેસ વોટર તરીકે મળે છે અને ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સ તરીકે ભૂગર્ભ જળ તરીકે મળે છે. હવે આ ભૂગર્ભ જળ દર વર્ષે રિપ્લેનિશ થાય છે અને ભૂગર્ભ જળનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ આપણે ડોમેસ્ટિક ઇરિગેશન અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરીએ છીએ. પણ દરેક જગ્યાએ ભૂગર્ભ જળના સ્ત્રોત એક સરખા નથી. કોઈક જગ્યાએ તમે આણંદને અમુક તરફ નીચેના સેન્ટ્રલ ગુજરાત ભાગમાં જાઓ તો તમને 10 મીટરે પાણી મળી જશે. પણ મહેસાણા બાજુ કોઈ આ બધું મહેસાણા ઉત્તર ગુજરાતનું છે કોઈ? તમારી બાજુ વિસ્તારમાં કેટલા ફૂટે પાણી મળે છે? 500 ફૂટ સુધી પાણી ગયા છે. કેટલાક વિસ્તાર એવા છે જ્યાં આગળ તમારે 180 મીટર સુધી એ 600 ફૂટે તમારે સબમર્સિબલ પંપ ચલાવવા પડે છે. ગુજરાતની વાત કરો તો 252 તાલુકામાંથી 6 જિલ્લાના 26 તાલુકા એવા છે કે જેમાં ભૂગર્ભ જળ જેટલું રિચાર્જ થાય છે એનાથી વધારે વાપરીએ છીએ. આપણે શું કર્યું છે? પાણીને સેવિંગ્સમાં જે ચેક ફાડ્યા કર્યો છે પણ સેવિંગ્સમાં પૈસા મૂક્યા નથી. હવે એ દિવસે સેવિંગ્સમાં પૈસા ના મૂકીએ તો આપણે શું થાય? દેવાદાર થઈ જઈએ. તો આવા 6 જિલ્લાના 26 તાલુકા પૈકી એ બધા ઓવર એક્સપ્લોટેડ કેટેગરીમાં છે જેમાં રિચાર્જ કરતાં આપણે વપરાશ વધારે થાય છે. તો એ જિલ્લાઓની અંદર 1873 ગ્રામ પંચાયતનો સમાવેશ થાય છે. એ 1873 ગ્રામ પંચાયતમાં વર્લ્ડ બેંકની સહાયથી અત્યારે અટલ ભૂજલ યોજનાનું અમલીકરણ થયું છે. તેમાં 2020થી થયું છે. એમાં 1873 ગ્રામ પંચાયતની અંદર ગ્રામ પંચાયત દીઠ વોટર સિક્યુરિટી પ્લાન બનાવવામાં આવે છે અને એને દર વર્ષે અપડેટ કરવામાં આવે છે. મહેસાણામાં જિલ્લામાં રહેતા હોય એ આ વાતથી પરિચિત છે. તો વોટર સિક્યુરિટી પ્લાન એટલે શું? તો ગામમાં જે વરસાદથી પાણી મળે છે એની કેટલી આવક થઈ અને કેટલી જાવક થઈ એનો હિસાબ રાખો. હવે તમારું જો બેલેન્સ નેગેટિવ આવે છે તો મારે મેક્સિમમ કેવી રીતે એવા પ્રયાસો કરવા કે જેથી કરીને આ મારું જે ખોટ છે એ ઓછી થાય. આ યોજનાનો હેતુ એવું છે કે જે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં જે ભૂગર્ભ જળના લેવલ નીચે જઈ રહ્યા છે એના દરમાં ઘટાડો કરવો અને ભૂગર્ભ જળમાં વધારો કરવો. તો એમાં વધારો કેવી રીતે થઈ શકે? તો જેટલું ભાઈ વરસાદથી પાણી પડે છે તો ગામની ભૂસ્તર જળ પરિસ્થિતિ મુજબ, એક્વિફરની પરિસ્થિતિ મુજબ એને રિચાર્જ કરવું અને ભૂગર્ભ જળનો જે વપરાશ થાય છે તો એની અંદર ઘટાડો કરવો. તો ઘટાડો કરવો તો કેવી રીતે થઈ શકે? તો આપણે તો જનરલી એવું જ માનતા કે ભાઈ ખેતરો છે, ફ્લડ ઇરિગેશન સિસ્ટમ ચાલે છે કે ખેતર તો પાણીથી ભરેલા જ હોવા જોઈએ.
તો ખરેખર પાણીની જરૂર કોને હોય છે? મૂળને જરૂર હોય છે. કોઈ માતા સંતાન બીમાર પડ્યો હોય તો એને શું દૂધથી કોઈ દિવસ નવડાવે છે? શું કરશે? એને ચમચીથી દૂધ પીવડાવશે. તો આપણે મેક્સિમમ જે છે પાણીનો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ થાય એવું ડ્રીપ અને સ્પ્રિંકલરનો ઉપયોગ થાય એવું જોવું જોઈએ. તો એ માટે આપણે સૌએ, તમે બધા વોટર વોરિયર્સ છો, યંગ જનરેશન છો. દેશ આખો આપણો ભારત દેશ છે એ વર્લ્ડમાં યંગેસ્ટ જનરેશન વાળો દેશ કહેવાય. તમે ટેકનોલોજીથી સૌથી કનેક્ટેડ છો, સોશિયલ મીડિયા સાથે કનેક્ટ છો, સ્માર્ટ હોય છે. તમે આજકાલ લોકો બહાર ફર્યા છે, નાની નાની વાતોની સ્ટોરી કરે છે. તો આવી બધી વાતો જ્યાં આવા સારા પ્રયાસો થયા છે તો એની સ્ટોરી કરીને તમારા ગામમાં શેર કરો. આ વોટર રિસોર્સિસ એવી વસ્તુ જ્યાં સુધી આપણે મેઝર નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એને મેનેજ નહીં કરી શકીએ. તો વોટર સિક્યુરિટી પ્લાન બનાવવા માટે આખા ગામમાં જે ઉત્સાહિત યુવા વર્ગ છે ભેગા થઈ ગામના 4 ખૂણે જે કૂવા છે એમાં વરસાદ પહેલાં વરસાદ પછી કેટલો પાણીનો વધારો થયો છે એ મેઝર કરી અને ગામ લોકોને સમજ આપો. સ્કૂલમાં અને બીજી બધી જગ્યાએ મિટિંગો કરીને પાણીનો કેવી રીતે બચાવ થઈ શકે છે, એની રેલી થઈ શકે, એના સૂત્રો એ કરી શકે, દોડ બી યોજી શકાય. અને તમને ખબર છે કે જેમ એન્વાયરમેન્ટ ડે આપણે સેલિબ્રેટ આજે કરીએ છીએ એવો પાણી માટેનો બી એક દિવસ છે. કોઈ કહી શકશે? આપણો પરીક્ષાનો ટાઈમ હોય છે એ વખતે માર્ચ મહિનાની 22મી તારીખે 1992થી વર્લ્ડ વોટર ડેનું સેલિબ્રેશન થાય છે. તો આવા ડે સેલિબ્રેટ કરો અને એ બધા જનજાગૃતિ વગર આ બધી વસ્તુ શક્ય નથી. એટલે આ તમે વોટર વેસ્ટ તમે જો આ કામ કરશો તો જ આવનારી પેઢી માટે પેલું જે આજકાલ જન્મ લેનાર કે જન્મ લીધો ઘોડિયામાં બાળક સૂતું છે એને આવા પ્રયાસો થશે તો લાગશે કે નહીં મારું એલ્ડર બ્રધર છે આ જે છે એ મારા માટે કામ એટલે મારે માટે હવે પાણી રહેશે. આનાથી વધુ હું કંઈ કહેતો નથી. થેન્ક યુ. थैंक यू वेरी मच हेमंत जी. 3 संदेश हेमंत जी के क्या हैं? चलिए आपको मदद करने के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ. हेमंत जी ने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात, और खास करके यहाँ पर सारे लोग यूथ लोग बैठे हैं, जैसा हम अपने घर का बजट बनाते हैं ना, कभी हम पानी का बजट बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है? तो वाटर बजट जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेरे पास पूरे साल भर में मेरे गांव में कितना पानी आता है और मैं कितना उपयोग करता हूँ अलग अलग प्रायोजन में, वो एग्रीकल्चर हो, घर में हो, कितना प्रायोजन करता हूँ. जब ये मैं हर साल बनाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सिंपल टूल है, आप सब लोग कर सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे उसको बनाया जाता है. तो शायद ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि हमें हर साल पता लगेगा कि हम घाटे के सौदे में हैं हर साल पानी के मामले में. पहली चीज. दूसरा एस्पेक्ट ये है, उन्होंने ये कहा कि हम पानी जो निकाल रहे हैं उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं. अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं जिससे कम पानी में उतना ही प्रोडक्शन ले सकते हैं. घर के डोमेस्टिक यूज में पानी को कम कर सकते हैं, पानी को दोबारा उपयोग कर सकते हैं. तो क्या उन प्रायोजन के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप वापस जाएं तो शायद अपने गांव का या अपने इंस्टीट्यूशन का एक वाटर सिक्योरिटी प्लान आपको बनाना चाहिए. तो पहला तो वाटर का बजट बना लिया, कितना घाटे में है, और जो घाटा है उसको नफे में कैसे लाना है, उसको फायदे में, प्रॉफिट में कैसे लाना है, वो वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में उन्होंने बातचीत किया. मेरे ख्याल से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सबके लिए. और शायद आप जब युवा होंगे, हमारी उम्र में आएंगे और रिटायरमेंट की उम्र में आएंगे, तब भी मैं आप सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सबके पास उतना पानी उपलब्ध हो जिससे आप और आपके जो जनरेशन आने वाले हैं वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके. तो इस पैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. मेरे ख्याल से बहुत क्लियर संदेश आप सभी को यहाँ से मिले होंगे.
मैं अंत में एक बार अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप इनको देना चाहते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद हम इस पैनल डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। शहर का एक छोटा सा डेटा है कि पृथ्वी पे 3% लैंड पर ही शहर है, और इस 3% पे 55 से 60% लोग रह रहे हैं। और ये जो लोग हैं, इसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो ऑलमोस्ट अर्थ का 80% इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या एनर्जी कंजम्पशन शहरों से आ रहा है। और शहरों का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का इम्पैक्ट है वो हज़ारों किलोमीटर तक है। आप सोचिए कि अहमदाबाद में हम 1000 किलोमीटर दूर का नर्मदा का पानी पी रहे हैं, हम वहाँ पे पानी ख़त्म कर रहे हैं। तो शहरों में बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरा एक कारण है सारे डिसीजन मेकर, CEOs, चेयरमैन्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सारे डिसीजन मेकर सारे शहर में रहते हैं। अगर शहर में हमने एजुकेशन किया, शहर में समझदारी की, तो पृथ्वी पे चेंजेस शायद जल्दी आएंगे। तो शहरों में काम करने की बहुत ज़रूरत है और लोक जागृति इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। तो आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये सत्र सभी के लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा रहा है तो एक बार ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। થેન્ક યુ સો મચ સર. અને ખાસ કરીને અહીંયા ઉપસ્થિત તમામે તમામ યુવાન મિત્રો મારા, આપણી આજની જનરેશન જે કહેવાય જેન ઝી, માનો છો ને બધા જેન ઝી છો? નથી પણ છો. ઓકે, સો જેન ઝી, આપણે લોકોનું મેક્સિમમ ટાઈમ કદાચ ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ સ્ક્રોલ કરવામાં જાય, એક રીલ આપણે દેખીએ, મસ્ત મોટિવેશન મળે અને 30 સેકન્ડ પછી ઉપર બીજી રીલ આવે અને એમાં ખબર નહીં બીજું કંઈ ગાયન વાગતું હોય ને એમાં આપણું ધ્યાન ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય. એટલે ઘણી બધી વખતે આવું થાય છે. પણ આ એક એવો ઇશ્યુ છે કે જ્યાં આપણું ધ્યાન ડિસ્ટ્રેક્ટ નથી થવા દેવાનું, જ્યાં આપણે લિટરલી એક્શન લેવાનું છે. એટલે આપણે મોબાઈલમાંથી બહાર નીકળીને, બરોબર છે, એ રીલ્સમાંથી બહાર નીકળીને રિયલ કામ કરવાની જરૂરત છે. અને આ પેનલ મેમ્બર્સે કદાચ જે સાચી વાત કીધી કે એ જનરેશન આપણે છીએ, આપણે આપણી જનરેશન માટે કામ કરવાનું છે, આવનારી જનરેશન્સ માટે કામ કરવાનું છે, અને એના માટે કેવી રીતના રિસ્ટોરેશન કરવાનું છે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કદાચ આ ત્રણેય પેનલ મેમ્બર્સે પૂરું પાડ્યું છે. સો એમના માટે ફરીથી એક જોરદાર તાળીઓ.